हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, है ना। वी फिनिश विद कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच विच इज़ गिवन बाय जॉन रिचर्ड हिक्स। ओके, if you remember the cardinal utility approach was given by Alfred Marshall, but ordinal utility approach is given by John Richard Hicks. Okay, this approach is also known as indifference curve analysis or Hicksian analysis because it is given by John R. Hicks. Okay, let's start with an example. Suppose a consumer consumes two goods, apples and bananas. ये कंज्यूमर के पास दो गुड है, एक एप्पल है एक बनाना है। अब ये सोच रहा है कि एप्पल खाएं या बनाना खाएं। So if he has two goods, apples and bananas, he can indicate whether he prefers apples over bananas, कि क्या उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है बनाना से, और whether he prefers bananas over apples, कि बनाना ज़्यादा पसंद है एप्पल से, और whether he is indifferent between apples and bananas, that is both are equally preferable, both give him equal level of satisfaction. कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ, आप मेरे को पूछ रहे हैं कि एप्पल खाएंगे या बनाना खाएंगे, और मैं आप बोल रहा हूँ आपको कि भाई कुछ भी दे दो, तुमको जो मन है वो मेरे को दे दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एप्पल दो या बनाना दो। मतलब आई एम इनडिफरेंट बिटवीन एप्पल एंड बनानास, बोथ आर इक्वली प्रेफरेबल फॉर मी एंड बोथ गिव मी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना। तो अगर मेरे पास दो गुड्स है तो तीन कंडीशन हो सकती है। एक, या तो मेरे को एप्पल ज़्यादा पसंद है, सेकेंडली या तो मेरे को बनाना ज़्यादा पसंद है, एंड थर्डली या मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है एप्पल खिला दो बनाना खिला दो कुछ भी खिला दो। ओके, सो दिस अप्रोच, द ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सेज that a consumer cannot measure utility in terms of cardinal numbers, कि कार्डिनल नंबर्स में तो यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा. So the ordinal utility approach says that a consumer cannot measure his utility in terms of cardinal numbers, but a consumer can rank his preference or can rank his level of satisfaction as first, second, third, etc. ठीक है, तो ये अप्रोच ये बोलता है कि आप कार्डिनल नंबर्स में तो यूटिलिटी को मेजर कर नहीं सकते, लेकिन आप यूटिलिटी को आप रैंक कर सकते हैं. यू कैन रैंक योर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बट यू कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ 1 2 3, कि एक यूटिल दो यूटिल वैसे नहीं कर सकते, लेकिन आप रैंक कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे रैंक कर सकते हैं आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को. मतलब इफ़ यू प्रेफर एप्पल्स ओवर बनानास, प्रीवियस एग्जाम्पल में इफ़ यू प्रेफर एप्पल ओवर बनानास, then you will assign first rank to apples and second rank to bananas. ओके, सो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यही बोलता है कि आप यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स. अगर वन लाइन में बोलें तो ऑर्डिनल यूटिलिटी is utility expressed in terms of ranks. Okay, so ordinal utility is nothing but utility expressed in terms of ranks. अगर मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवाऊँ तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अ कंज्यूमर हैज़ टू गुड्स, एप्पल्स एंड बनानास.
So consumer can indicate whether he prefers apples over bananas, or he prefers bananas over apples, or he can indicate that he is indifferent between apples and bananas. That is, both are equally preferable and both give him equal level of satisfaction. फिर मैंने आपको बोला कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हिक्स ने ये बोला है कि जो यूटिलिटी है उसको आप कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रैंक कर सकते हैं. अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को आप रैंक कर सकते हैं कि इफ़ यू प्रेफर एप्पल ओवर बनाना, यू विल गिव फर्स्ट रैंक टू एप्पल, यू विल गिव फर्स्ट रैंक टू एप्पल एंड सेकेंड टू बनानास. But if you prefer bananas over apple, you will give first rank to bananas and second rank to apples. So ordinal utility is nothing but utility expressed in terms of ranks. Okay, so before studying consumer equilibrium in terms of ordinal utility approach, there are two basic concepts which you need to understand. The first is indifference curve and the second is budget line. And thirdly आप पढ़ेंगे कि जब indifference curve और budget line intersect करते हैं तब आपको एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है. फॉर द टाइम बीइंग यू फॉरगेट व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. आप ये देखिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और वो हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. ओके, सो इंडिफरेंस कर्व is basically a graphical representation of various alternative combinations of two goods. Indifference curve is a graphical representation of various alternative combinations of two goods. Combinations of two goods which give consumer the same level of satisfaction. कि जो various alternative combinations हैं two goods के, they are giving consumer the same level of satisfaction. मतलब each combination is giving the consumer the same level of satisfaction. That is, the consumer is indifferent among the various combinations. Okay, suppose a combination है A and this is a combination B, this is a combination C, this is a combination D. These all are combination of two goods. All are combination of two goods. क्या कॉम्बिनेशन है पता नहीं, हो सकता है इसमें एक एप्पल हो 10 बनाना हो, इसमें एक बनाना हो 2 एप्पल हो, इसमें 10 एप्पल हो 20 बनाना हो, वो मुझे पता नहीं. बट दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. These all are combinations of two goods which gives consumer the same level of satisfaction. मतलब जो satisfaction आपको A कंज्यूम करके मिलेगा is equal to the satisfaction which you will get when you consume the combination B is also equal to the satisfaction which you get when you consume combination C. या अगर आप D combination कंज्यूम करते हैं even then you will get the same level of satisfaction. तो ये सब कॉम्बिनेशंस को इफ़ यू प्लॉट इन अ ग्राफ then that graphical representation will be known as indifference curve. Okay, so indifference curve is a graphical representation of various alternative combinations of two goods. These are all alternative combinations of two goods only which give consumer the same level of satisfaction. मतलब A का जो satisfaction है is equal to satisfaction from B is equal to satisfaction from C is equal to satisfaction from D. दैट इज़ द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अमॉन्ग द वेरियस कॉम्बिनेशंस. कि कंज्यूमर को अगर आप बोलेंगे कि आप ए कॉम्बिनेशन ले लो या बी ले लो या सी ले लो या डी ले लो या चारों में से कोई भी चूज़ कर लो, दैन द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. क्यों कोई भी चूज़ कर ले, it gives him the same level of satisfaction. The consumer is indifferent among the various combinations. I hope आपको समझ में आ गया कि what is indifference curve. It is also called the equal satisfaction curve or the ISO utility curve. बेसिकली दो नेम्स है इंडिफरेंस कर्व में, कर्व का, तो आपको MCQ में शायद काम आ सकता है. ओके, इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ओके, सो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. सपोज दीज आर द कॉम्बिनेशंस, दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस A, B, C, D. कॉम्बिनेशन 1 में there is 1 apple and 10 bananas. Combination 2 में there is 2 apples and 7 bananas. Combination 3 में there are 3 apples, 5 bananas. Combination 4 में there are 4 apples and 4 bananas.
ओके, इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इससे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देर आर 4 कॉम्बिनेशंस, देर आर 4 कॉम्बिनेशंस A, B, C, D. But in terms of the level of satisfaction, in terms of the level of satisfaction derived by the consumer by consuming these combinations, in terms of the level of satisfaction, then satisfaction from A is equal to satisfaction from B is equal to satisfaction from C. Give me a second, just give me a second. तो satisfaction from A is equal to satisfaction from B is equal to satisfaction from C is equal to satisfaction from D. कि ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के, ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के, विच गिव्स कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इट गिव्स कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. So a consumer is indifferent among these combinations. Since the consumer is indifferent among these combinations, they can be plotted on an indifference curve. ठीक है, कंज्यूमर इन चारों कॉम्बिनेशंस में इनडिफरेंट है, उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, उसको कोई भी कॉम्बिनेशन खिला दो, इट गिव्स हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अगर एक ग्राफ में प्लॉट करें इस कॉम्बिनेशंस को, okay, so in x-axis we are taking apples, in y-axis we are taking bananas. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो एक्स एक्सिस में एप्पल्स ले लिया, वाई एक्सिस में बनानास ले लिया. फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है? इन कॉम्बिनेशन ए द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड 10 बनानास. द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड 10 बनानास. तो ये पॉइंट इट विल बी समवेयर हियर. In the second combination, the consumer is increasing his consumption of apples by 1 and decreasing his consumption of banana by 3. So he is consuming 2 apples and 7 bananas. He is consuming 2 apples, 2 apples and 7 bananas. Combination 3 में the consumer is consuming 3 apples and 5 bananas. 3 apples, 5 bananas. 4 में the consumer is consuming 4 apples and 4 bananas. Okay. So 4 एप्पल के साथ 4 बनाना. If you join these points, ऐसा कुछ कर्व आपको मिलेगा. दिस इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व. ओके, दिस इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व. और इसमें कॉम्बिनेशंस हैं ए, बी, सी, डी एंड इट डजेंट मैटर आप कंज्यूमर को कौन सा कॉम्बिनेशन दें, इट गिव्स हिम द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? आपको पता है कि कोई भी चीज़ का स्लोप मैथमेटिकली क्या होता है? व्हाट इज द स्लोप मैथमेटिकली कोई भी चीज़ का? इट इज़ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. मतलब चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स इज द स्लोप. ओके, अगर मैं कोई पॉइंट का स्लोप निकालने की कोशिश करूं, इसमें समझ लीजिए मैं पॉइंट बी में स्लोप निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो स्लोप क्या निकालते हैं? चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स. व्हाट इज चेंज इन वाई? इट इज़ 7 माइनस 10 बाय चेंज इन एक्स इज 2 माइनस 1. देख लीजिए एक बार. इट इज़ 7 minus 10 which is change in y, 2 minus 1 which is change in x.
So what is the slope of indifference curve? What is the slope of indifference curve? It is -3/1. पॉइंट बी में क्या स्लोप है वो निकाला मैंने. वट इज दी स्लोप एट पॉइंट बी? इट इज -3/1. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे, देन indifference curve हैज अ नेगेटिव स्लोप. स्लोप तो नेगेटिव है. अगर मैं ये नहीं निकालता तो भी आप इसमें देख के बता सकते थे कि स्लोप नेगेटिव है कि नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो उसका स्लोप नेगेटिव ही होता है. अगर पॉजिटिव स्लोप होता द कर्व वुड हैव बीन लाइक दिस, तब हम बोलते कि पॉजिटिव स्लोप है. बट सिंस द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट हैज़ टू हैव अ नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप क्यों है? बिकॉज इफ वी इंक्रीज the consumption of one commodity, then we have to decrease the consumption of second commodity so as to maintain the same level of satisfaction. अगर आप एप्पल्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो आपको बनाना सा कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तभी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा. इफ़ यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एप्पल्स, यू हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बनानास सो एज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, क्योंकि अगर आप समझ लीजिए कि आप एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और बनाना का कंजम्पशन कम नहीं कर रहे, तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन से ज़्यादा हो जाएगा. कि अगर फर्स्ट कॉम्बिनेशन में यू आर हैविंग 1 एप्पल एंड 10 बनानास एंड सेकंड कॉम्बिनेशन में यू आर हैविंग 2 एप्पल्स एंड 10 बनानास ही, तो ऑफकोर्स इसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इससे ज़्यादा होगा. कि सेकंड कॉम्बिनेशन का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगा. अगर दोनों में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या लेवल ऑफ यूटिलिटी डिफरेंट है तो दे कैन नॉट लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व. And the consumer will not be indifferent between these combinations. The consumer will always prefer combination second because it gives him more satisfaction. है ना? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ़ यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड, यू हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड सो एज टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. So it means these two goods are inversely related. These two goods are inversely or negatively related. अगर इन्वर्स या नेगेटिव रिलेशन है मतलब स्लोप इसका नेगेटिव होगा. सो इफ द स्लोप इज नेगेटिव, द इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज द relationship between the two goods is negative or inverse, because if we increase the consumption of one commodity, we have to decrease the consumption of other commodity so as to maintain the same level of satisfaction. So because the indifference curve has a negative slope, it is always downward sloping. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? More of a good always gives more satisfaction to the consumer. Do you agree कि more of a good always gives more satisfaction to the consumer? कि अगर आप कोई गुड का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा. कि अगर आप कोई गुड का कंजम्पशन बढ़ाएंगे then the level of satisfaction will always will also go on increasing. ठीक है, this is called monotonic preference. इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस. दैट मोर ऑफ अ गुड विल ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर.
and the consumer will always prefer more of a good because it gives him greater level of satisfaction. So this is known as monotonic preference. अब कोई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बता दिया कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा था कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. हाँ, लेवल जो मैंने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ाया था वो तो ऑफकोर्स इट होल्ड्स गुड ऑलवेज. इसमें मैं लॉ ऑफ डीएमयू में हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ डीएमयू में वी वर टॉकिंग अबाउट एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग. पर जब आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था और आपने टी यू एंड एम यू का रिलेशनशिप पढ़ा था, तो आपने ये भी तो पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस. When marginal utility goes on decreasing, total utility increases at a decreasing rate. ये आपने पढ़ा था ना टी यू एंड एम यू के रिलेशनशिप में, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया था. तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में मैं आपको बोल रहा हूँ, कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. आई एम टॉकिंग अबाउट टी यू, कि इफ़ यू कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड योर टी यू विल ऑलवेज इंक्रीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम यू, मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल का मैंने यहाँ बात ही नहीं किया कुछ. आई एम टॉकिंग अबाउट कि टी यू, टोटल यूटिलिटी जो है आपका, कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. इफ़ यू कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड यू विल ऑलवेज हैव मोर सेटिस्फैक्शन. कि आपके पास अगर दो बंडल्स है गुड्स के, इफ़ यू हैव टू बंडल्स, समझ लीजिए बंडल ए एंड बंडल बी. बंडल बी में यू हैव 1 एप्पल एंड 10 बनानास, 1 एप्पल 10 बनानास. बंडल बी में यू हैव 2 एप्पल एंड 10 बनानास. ठीक है. सो एज अ रैशनल कंज्यूमर आप कौन सा बंडल लेंगे, विल यू अच्छा, मनी का बात यहाँ नहीं आ रहा है. समझ लीजिए आपको दोनों बंडल फ्री में मिल रहा है, आपको दोनों बंडल मैं आपको फ्री में ऑफर कर रहा हूँ. विच बंडल विल यू प्रेफर, बंडल ए और बंडल बी? आपको दोनों बंडल्स फ्री में मिल रहे हैं, विच बंडल विल यू प्रेफर, बंडल ए या बंडल बी? As a rational consumer, you will always prefer bundle B. Because it has a larger, because it is a larger bundle. ठीक है, because it has more goods and more of a good always gives more satisfaction to the consumer. I am talking about total utility, कि अगर आप ज़्यादा गुड कंज्यूम करेंगे आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा. Assuming you have not yet reached the point of satiety, you have not yet reached the point of saturation. पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में आप गए नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में जा चुके हैं और आपका एम यू अब गिरना शुरू हुआ, वो मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ. वी आर एज्यूमिंग यू हैव नॉट येट रीच द पॉइंट ऑफ सैटिटी, एंड इफ यू कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड योर टोटल यूटिलिटी विल ऑलवेज बी मोर. ओके, सो अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी बिकॉज इट गिव्स हिम ग्रेटर सेटिस्फैक्शन. ओके, सो अ कंज्यूमर्स preference of bundle B. Consumer will always prefer bundle B. So a consumer's preference of bundle B over bundle A is nothing but monotonic preference. A consumer will always prefer more of a commodity because it gives him more satisfaction. So his preference of bundle B over bundle A is nothing but monotonic preference. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से. ओके, कुछ इसमें वैसा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था नहीं. ठीक है, एजम्पशंस ऑफ आईसी पढ़ रहे हैं. व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इस पॉइंट पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किए थे. वी स्टार्टेड विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टुडे, जिसको हम लोग बोल रहे थे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सियन एनालिसिस बिकॉज इट इज़ गिवन बाय जॉन रिचर्ड हिक्स. फर्स्ट मैंने आपको एग्जाम्पल में पढ़ाया था कि इफ़ अ कंज्यूमर हैज़ टू गुड्स की एप्पल्स एंड बनानास, देन ही हैज़ 3 ऑप्शंस कि एप्पल ज़्यादा पसंद है या बनाना ज़्यादा पसंद है या ही इज़ इनडिफरेंट. सो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर रैंक कर सकता है
कि अगर उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है he'll give first rank to apple, एंड बनाना ज़्यादा पसंद है तो he'll give second rank to apples. But a consumer cannot measure, he cannot measure utility in terms of cardinal numbers. He can only rank his utility. And ordinal utility is nothing but utility expressed in terms of ranks. फिर मैंने आपको बताया कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी का, वो पढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ना जरूरी है. एक है इंडिफरेंस कर्व, सेकंड इज बजट लाइन. तो इंडिफरेंस कर्व में मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कि अगर चार कॉम्बिनेशन ले लें ए बी सी डी, और ये दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं, बट ऑल दीज कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आर इक्वल. मतलब इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, the satisfaction derived from combination A is equal to the satisfaction derived from combination B is equal to the satisfaction derived from combination C and D. उसको मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखा दिया कि इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ऐसा कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टाइप का कर्व बनेगा विच इज ऑल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व. फिर मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है. व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव. नेगेटिव स्लोप आएगा इसका, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव स्लोप द इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Negative slope क्यों है? Because if we increase the consumption of one commodity, we have to decrease the consumption of the second commodity so as to maintain the same level of satisfaction. Okay. फिर मैंने आपको बताया what is monotonic preference. Monotonic preference मतलब more of a good always gives more satisfaction to the consumer. So a consumer will always prefer more of a good because it gives him a higher level of satisfaction. So his preference of a larger bundle of goods or more goods is known as monotonic preference. अब हम आ जाते हैं what are the assumptions of indifference curve. The first assumption is two commodities. कि indifference curve में we are assuming that the consumer has fixed amount of money, whole of which is spent on two goods given constant prices of both the goods. मतलब consumer का income constant है, consumer जो गुड्स खरीद रहा है उसका प्राइसेस कांस्टेंट है, एंड द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन ऑफ टू गुड्स. द सेकंड मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ द कंडीशन ऑफ नॉन सैटिस्फैक्शन, दैट वी अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज़ नॉट येट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. ओके. थर्ड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब कंज्यूमर्स कैन ओनली रैंक देयर प्रेफरेंस एंड नॉट मेजर देयर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. Fourth is rational consumer. Consumer is rational and always aims to maximize his total satisfaction in his limited income. Fifth is diminishing marginal rate of substitution. मतलब the marginal rate of substitution, the marginal rate of substitution MRS is always diminishing. Marginal rate of substitution क्या है मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए. बस अब ये देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार कि the marginal rate of substitution is always diminishing. ओके. तो एजम्पशंस ऑफ आईसी आपने पढ़ लिया, इसको याद कर लीजिएगा एक बार कि टू कमोडिटीज अज्यूम कर रहे हैं. वी आर अज्यूमिंग अ कंडीशन ऑफ नॉन सैटिस्फैक्टरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, द कंज्यूमर इज रैशनल एंड द एमआरएस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग. अब आ जाइए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. ओके, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. Indifference curve is always downward sloping. Now, what is the reason for downward sloping indifference curve? What is the reason for downward sloping indifference curve? So the reason for downward sloping indifference curve, the reason for downward sloping indifference curve is negative slope of IC. कि मैंने आपको जब स्लोप पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था कि what is the slope of IC? It is negative, and this is only the reason for downward sloping indifference curve. So the first property of indifference curve is that indifference curve is always downward sloping, and the main reason for this is negative slope of IC. ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे आप वापस एक बार पढ़ लीजिएगा पहले वाला पॉइंट. द सेकेंड इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. अगर आप इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, दिस इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. आपको पता नहीं कि कॉन्वेक्स क्या होता है. दिस इज कॉन्वेक्स. अगर कॉन्केव होता इट वुड हैव बीन लाइक दिस. ठीक है, जब पीपीएफ पढ़ते हैं हम देखते हैं कि पीपीएफ इज ऑलवेज कॉन्केव. द पीपीएफ इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन. वाई? The PPF is concave to the origin because of increasing MRT, increasing marginal rate of transformation.
मुझे पता है आप में से बहुत जन ने पीपीएफ स्किप करके पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस नाउ, लेकिन जिसने भी पढ़ा उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पीपीएफ कॉनकेव होता है एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ओके, आईसी इज कॉन्वेक्स। तो सेकंड प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे मैंने आपको बोला कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब क्या है? इफ द आईसी इज कॉन्वेक्स मतलब द स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइंस as we move along the IC। जब पीपीएफ पढ़ रहे थे, अगर आपने पढ़ा है तो मैंने बोला था कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब जो स्लोप है ना वो इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे। बट हियर द स्लोप इज डिक्लाइनिंग एंड देयर फोर द आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नॉट कॉन्केव टू द ओरिजिन। स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइंस एज वी मूव अलॉन्ग द आईसी। ये मैं आपको अगर प्रूफ करके दिखाऊं तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर बी में अगर स्लोप निकालेंगे, व्हाट इज द स्लोप? इट इज 7 - 10/2, इट इज 7 - 10/2 इज -3 सॉरी 7 - 10/2 -1। ओके, सो इट इज 3/1। एब्सोल्यूट टर्म्स में लिख रहा हूँ, नेगेटिव लिख नहीं रहा अभी। अगर आप पॉइंट सी में स्लोप निकालेंगे इसका तो इट इज़ 5 - 7 विच इज़ -2/3 - 2 विच इज़ 1, 2/1। डी में it is 4 - 5/4 - 3 which is 1/1। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ वापस निकाल रहा हूँ कि सी तो आपको दिख रहा है, डी में इट इज़ 4 - 5/4 - 3 विच इज़ 1/1। ओके, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं क्या कि द स्लोप इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग, द स्लोप इज़ डिमिनिशिंग। पॉइंट बी में जो स्लोप था, फिर सी में जो स्लोप था, फिर डी में जो स्लोप था, तो स्लोप इज़ ऑलवेज डिमिनिशिंग। ओके, द स्लोप इज़ डिमिनिशिंग। This diminishing slope is the reason for convexity of IC. Is the reason for convexity of IC. So why is IC convex to the origin? Because as we move along the IC, the slope of IC declines. ठीक है, स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइन हो रहा है, ये आपको पता चल गया। नाउ व्हाट इज दिस स्लोप ऑफ आईसी? दिस स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपको पता चल गया स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइंस एज वी मूव अलोंग द आईसी। स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइंस एज वी मूव अलोंग द आईसी। आपको पता चल गया कि बी में जो स्लोप था, फिर सी में उससे कम स्लोप हो गया, फिर डी में उससे कम स्लोप हो गया, तो स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइंस एज वी मूव अलोंग द आईसी एंड द स्लोप ऑफ आईसी इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस। सो मतलब एजम्पशन ऑफ आईसी में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब कि एज वी मूव अलोंग द आईसी द स्लोप ऑफ आईसी डिक्लाइंस एंड द स्लोप ऑफ आईसी इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो इन आईसी वी ऑलवेज हैव डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि आईसी में हमेशा डिमिनिशिंग एमआरएस ही मिलता है। एमआरएस क्या है? स्लोप ऑफ आईसी है। अब आईसी एमआरएस है क्या? बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आईसी व्हाट इज एमआरएस, इट रेफर्स to the rate, it refers to the rate at which one commodity can be substituted because it is marginal rate of substitution. So it refers to the rate at which one commodity can be substituted for another so that the total satisfaction remains same. Okay, so what is MRS? MRS refers to the rate. It refers to the rate because it's marginal rate of substitution है ना, तो ये एक rate ही refer करेगा at which one commodity can be substituted for the another so that the total satisfaction remains same. अगर इसको rephrase करूँ मतलब it refers to the rate at which the commodity
ऑन दी वाई एक्सिस, मतलब समझ लीजिए गुड वाई बोल रहा हूँ मैं, कैन बी गिवन अप टू गेट वन additional unit ऑफ गुड एक्स, मतलब गुड ऑन दी एक्स एक्सिस में जो है, एक्स एक्सिस में जो गुड है. सो इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कंज्यूमर is willing to sacrifice the good on the y-axis to get one additional unit of the good on the x-axis. ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया आपको, इतना आपको समझ में आ गया कि इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस कैन बी गिवन अप सो एज टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ द गुड ऑन द एक्स एक्सिस. कि अगर आप दो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताए थे उसमें आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड ऑन एक्स एक्सिस you are sacrificing the goods on the y-axis. So the rate at which you are sacrificing is nothing but the marginal rate of substitution. कि जिस रेट में आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एडिशनल पाने के लिए आपको 3 गुड आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक एडिशनल पा रहे हैं तो यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस ओनली 2 गुड्स. हियर इफ यू आर wanting to get one more additional unit of apple, you sacrifice only 1 unit of banana. तो आपको ये दिख रहा है कि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खा रहे हैं देन यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस ऑफ बनानास. कि पहले एप्पल जब आपको खाना था आपने 3 बनाना सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन आपने जब सेकेंड एप्पल खाया तब आपने सिर्फ 2 बनाना सेक्रीफाइस किया, फिर आपने एक और एप्पल खाया, फिर आपको लगा कि नहीं एक ही बनाना सेक्रीफाइस करेंगे. सो द रेट एट विच यू आर सेक्रीफाइसिंग द गुड ऑन द वाई एक्सिस गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना. तो द रेट एट विच यू आर सेक्रीफाइसिंग द गुड ऑन द वाई एक्सिस गोज ऑन डिक्रीजिंग. मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में एक्स तो क्या है, एक्स तो हमेशा 1 इंक्रीज हो रहा है, बट द रेट एट विच यू आर सेक्रीफाइसिंग वाई गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड दिस इज नथिंग बट MRS विच इज स्लोप ऑफ IC विच गोज ऑन डिक्लाइनिंग. Because the rate at which you are willing to sacrifice good on the y-axis which is banana goes on decreasing. कि पहले तो 3 सेक्रीफाइस कर रहे थे, फिर 2 किया, फिर 1 किया, हो सकता है नेक्स्ट में सेक्रीफाइस करें भी नहीं एप्पल के लिए. सो द रेट ऑफ सेक्रीफाइस गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ना कि MRS डिक्लाइन हो रहा है, ये देख के पता चल रहा है MRS डिक्लाइन हो रहा है. विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन ऑफ वाई MRS डिक्लाइंस. MRS डिक्लाइन तो हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, वाई MRS डिक्लाइंस. The simple answer to this is because of law of diminishing marginal utility. Okay, so why MRS declines? Because of operation of law of diminishing marginal utility. As we consume more and more units of good X, the MU goes on decreasing. I repeat, as we consume more and more units of good X, the MU मतलब the utility derived from every successive unit of apple goes on decreasing. कि अगर एप्पल खाते चले गए, कि हम तो यहाँ पे यही कर रहे हैं ना, डिफरेंट बंडल्स में कर क्या रहे हैं, जब डिफरेंट बंडल्स बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4. बट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एप्पल, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट विल गो ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना. But as we consume less and less of units of good Y, the MU of Y goes on increasing, है ना. कि अगर एप्पल ही एप्पल कंज्यूम करते चले गए और बनाना का कंजम्पशन कम करते जा रहे हैं तो MU बनाना का जो है वो तो बढ़ते जाएगा ना. कि मतलब द डिज़ायर टू ईट बनाना विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि बनाना कम मिलते जा रहा है और एप्पल तो मिलते ही जा रहा है, एकदम एप्पल ही एप्पल भरा हुआ है. तो द डिज़ायर टू ईट एप्पल विल गो ऑन डिक्रीजिंग. मतलब द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ एप्पल विल गो ऑन डिक्रीजिंग.
and the utility, marginal utility of banana, matlab the good on the y axis will go on increasing, है ना? तो इसमें इसमें अब मैं बोल सकता हूँ ओके कि as we consume more and more units of good on the units of goods on the x-axis, the mu falls, and as we consume less and less units of good y, the mu of y increases. So for every additional unit of x, the consumer is willing to give up less and less of y. I repeat, for every additional unit of x, the consumer is willing to give up less and less of y. Because of operation of law of diminishing marginal utility, जब आप एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे और जब फिर आप इसमें 3 यूनिट सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप 3 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर थर्ड यूनिट ओनली 2 बनानास, देन फॉर फोर्थ यूनिट यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस ओनली 1 बनाना. मतलब क्या हुआ इसका कि एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ एप्पल, यू आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ बनानास. क्यों? क्योंकि आपका जो यूटिलिटी एप्पल से है वो कम होते जा रहा है एंड बनाना से यूटिलिटी आपका बढ़ते चला जा रहा है. So for every additional unit of apple, you are willing to sacrifice less and less of bananas. Okay. So as for every unit of apple, you are willing to sacrifice less and less of bananas. So what will happen is del y by del x will fall. What is del y by del x? This is the slope of IC, na? Slope of IC will fall. What is slope of IC? Slope of IC is nothing but MRS, which falls. Okay, so what is the reason for declining MRS? It is simply the operation of law of diminishing marginal utility. Ki when you consume more and more of apples and less of bananas, the mu from apples goes on increasing and the mu from banana will go on decreasing. So ultimately क्या होगा कि आपका जो change in y है it will go on falling, है ना? Change in y will go on falling. Change in x तो आपका जो increase हो रहा है वो every time 1 से increase हो रहा है, so ये constantly 1 से increase हो रहा है. लेकिन change in y जो है आपका it will go on declining. So ultimately आपका जो slope of IC है which is del y by del x will go on declining. Slope of IC is nothing but MRS which will go on declining. So a simple reason for declining MRS is nothing but operation of law of diminishing marginal utility. ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे. व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी है कि हायर आईसी ऑलवेज शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, कि अगर आप 3 IC बना रहे हैं यहाँ पे, दिस इज IC1, IC इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद रखिएगा. दिस इज IC2, दिस इज IC3. हाइपोथेटिकली मैं देख रहा हूँ कि समझ लीजिए एट दिस पॉइंट यहाँ पे एप्पल्स है, ठीक है, एंड दिस इज बनानास. आई एम टेकिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल ओनली. सपोज एट दिस पॉइंट यू आर कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड समझ लीजिए 5 बनानास. दिस पॉइंट पे यू आर कंज्यूमिंग 5 bananas and for example 3 apples. Similarly ये IC का जो है पॉइंट, इस पॉइंट पे यू आर कंज्यूमिंग 5 bananas and 6 apples. ठीक है, मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप हायर IC में जाएंगे देन यू आर हैविंग लार्जर बंडल ऑफ गुड्स. ठीक है, हायर IC मीन्स लार्जर बंडल ऑफ गुड्स. मैं बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही पॉइंट अगर आप डिफरेंट IC में देखेंगे कि अगर आप 5 बनानास वाई एक्सिस में ले लें तो आप फर्स्ट IC में IC1 में जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो है 1 एप्पल 5 बनानास. IC2 में उस कॉम्बिनेशन में देर आर 3 एप्पल्स एंड 5 बनानास. IC3 में
there are 6 apples and 5 bananas. So as you are moving to a higher IC, the bundle of good is becoming larger. है ना, कि ये जो बंडल है, ये बंडल इज मोर देन IC1 का बंडल, एंड IC3 का बंडल इज ऑफ कोर्स मोर देन IC2 का बंडल, क्योंकि इसमें 6 एप्पल है भाई, पहले वाले में 3 एप्पल था, उसके पहले वाले में एक ही एप्पल था, तो एप्पल बढ़ते चला जा रहा है ना, मतलब द बंडल इज बिकमिंग लार्जर. आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब हायर आईसी में हम मूव कर रहे हैं, जब वी आर मूविंग टू हायर आईसी, वी आर कंज्यूमिंग लार्जर बंडल ऑफ गुड्स. कि इस आईसी में जो भी बंडल्स हैं, इस आईसी में जो भी बंडल्स हैं, और इस आईसी में जो भी बंडल्स हैं, तो IC2 में जो बंडल है वो IC1 में जो भी बंडल्स हैं उससे ज़्यादा बड़ा बंडल्स है. IC3 में जो बंडल्स हैं, IC3 में जो बंडल्स हैं, दोज बंडल्स आर बिगर एज कंपेयर टू द बंडल्स इन IC2 एंड IC1. So what I mean to say is higher IC represents larger bundle of goods, which means more utility. हायर आईसी में अगर लार्जर बंडल ऑफ गुड्स है तो हायर आईसी में यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा है. क्यों? क्यों आप बताइए. कि हायर आईसी में लार्जर बंडल्स है तो हायर आईसी में सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगा. हायर आईसी में लार्जर बंडल्स हैं तो हायर आईसीज में सेटिस्फैक्शन क्यों ज़्यादा होगा? आप बताइए कि क्यों ज़्यादा होगा हायर आईसी में सेटिस्फैक्शन? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक preference. What is monotonic preference? That a consumer always prefers more of a good. The consumer will always prefer larger bundle of a good because it gives him higher total utility. Marginal utility का बात नहीं कर रहा कि higher IC will give consumer more total utility as compared to the lower IC. Okay, so higher IC shows higher level of satisfaction. Why? Because of larger bundle of goods. एंड लार्जर बंडल ऑफ गुड्स में हायर सेटिस्फैक्शन क्यों होता है? क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ओके, एकदम सिंपल है, ज़्यादा लोड मत लीजिए इसमें. एकदम सिंपल है कि जैसे IC ज़्यादा ऊपर होते जाएगा, IC ज़्यादा राइटवर्ड होते जाएगा, वैसे ही बंडल्स ऑफ गुड्स जो है वो बिगर होते चले जाएंगे, एंड लार्जर बंडल ऑफ गुड्स विल गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सपोज मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ. IC1, ये तो अजीब ही हो गया, ये तो कॉन्वेक्स हुआ ही नहीं. ओके, सो दिस इज IC2. आई एम टेकिंग 3 पॉइंट्स. IC1 में A, एक यहाँ बीच में ले रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में B, एंड IC2 में एक पॉइंट ले रहा हूँ C. इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको पता है कि जो भी पॉइंट्स एक ही IC में रहते हैं, कि द बंडल्स विच फॉल ऑन द सेम IC गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कि अगर A B दोनों सेम IC में, इट विल गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना. तो अगर आप IC1 देखें तो पॉइंट A एंड पॉइंट B लाई ऑन IC1, पॉइंट A एंड B लाई ऑन IC1. मतलब पॉइंट A गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन A इज इक्वल टू B. अगेन अगर आप देखें तो पॉइंट B एंड C लाई ऑन IC2 में पॉइंट B लाई होता है ना, क्योंकि B तो इंटरसेक्शन में लाई होता है दोनों का. सो इट लाइज ऑन IC1B एंड लाइज ऑन IC2B, एंड पॉइंट C लाइज ऑन IC2 ओनली. सो पॉइंट B एंड C बोथ लाई ऑन IC2, है ना. सो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, B इज इक्वल टू C. ठीक है. अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे, देन यू विल नो दैट A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C. इसका मतलब A इज इक्वल टू C.
है ना, कि A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, तो सिंपल मैथमेटिक्स से A इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा। बट A इज इक्वल टू सी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि A एंड C lie on द सेम IC, बट एक्चुअल में A एंड C सेम IC में लाई करता है क्या? A एंड C लाइज ऑन द सेम IC क्या? नहीं, A एंड C लाई ऑन डिफरेंट ICs। या अगर A एंड C डिफरेंट ICs में भी लाई करता है तो A इज इक्वल टू C का मतलब IC1 एंड IC2 रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आई रिपीट, इफ A एंड C, समझ लीजिए A लाइज ऑन IC1 एंड B लाइज ऑन IC2, sorry, A lies on IC1 and C lies on IC2, A lies on IC1 and C lies on IC2, and A is equal to C, मतलब IC1 and IC2 represent the same level of satisfaction। बट रियलिटी में क्या दो इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन? ऑफ कोर्स नॉट। दो इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसलिए तो वो दो अलग अलग है ना, कि अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता तो वो एक ही इंडिफरेंस कर्व बनता फिर। लेकिन क्योंकि वो दो दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स है, मतलब कि दोनों इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि IC1 एंड IC2 आर इक्वल, विच इन रियलिटी कैन नॉट हैपन, एंड देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करने का सिंपल मतलब ये हो गया कि इंडिफरेंस कर्व 1 इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व 2, IC1 is equal to IC2, which cannot happen because they are two different indifference curves। सेम तो है ही नहीं ना, अगर इंडिफरेंस कर्व ही अलग है तो इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड देयरफॉर द इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ना। अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता तो दो इंडिफरेंस कर्व्स ही नहीं बनता, फिर वो एक ही इंडिफरेंस कर्व बनता। ओके, सो अगर आप देखें इसमें सेटिस्फैक्शन फ्रॉम A इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम C, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम A इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन फ्रॉम C, that is A and C bundles give the same level of satisfaction, A and C give the same level of satisfaction, but this is not possible because IC1 and IC2 lie on, because A and C lie on different indifference curves, and different indifference curve represent different level of satisfaction, and therefore indifferent curves cannot intersect each other। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल है, कोई टफ नहीं है ये। ठीक है, IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ सिंपल एजम्पशन, द सिंपल एजम्पशन दैट द कंज्यूमर consumes two commodities, the consumer consumes two commodities, है ना, कि अगर कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होता, अगर कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा होता तब बात दूसरी होती। बट यहाँ पे आप पहले से एजम्पशन लेके रखे हैं इन डिफरेंस कर्व में कि द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज़। एजम्पशंस आपको याद नहीं है, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि फर्स्ट एजम्पशन था टू कमोडिटीज। इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विच द होल ऑफ विच इज स्पेंट ऑन टू गुड्स। ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस टच करे, मैं एक इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूँ, एंड द इंडिफरेंस कर्व टचेज एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कंजम्पशन, इसका मतलब कंजम्पशन ऑफ y इज इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट पे द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली x, but since you have already assumed that the consumer consumes two commodities and not a single commodity, therefore the indifference curve cannot touch the x-axis, because indifference curve touching x-axis will mean that the consumer is consuming only x and the consumer is not consuming y, which is against the assumption of indifference curve। Simple। अगर indifference curve वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वाई एंड द कंजम्पशन ऑफ एक्स इज 0, मतलब द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग सिंगल कमोडिटी विच इज वाई। बट
इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशन है कि कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज and therefore the consumer is not consuming only a single commodity, and therefore consumption of x cannot be zero. Agar consumption of x cannot be zero, then the indifference curve cannot touch the y axis. ओके, आई होप समझ में आ गया. बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी था. एक बार वापस रिवाइज करवा रहा हूँ जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे आईसी के. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी में फर्स्ट था कि आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. मतलब स्लोप डाउनवर्ड क्यों होगा? कोई भी कर्व कब डाउनवर्ड स्लोप होता है? जब नेगेटिव स्लोप होता है. जब नेगेटिव स्लोप होता है तब डाउनवर्ड स्लोप होता है. नेगेटिव स्लोप ऑफ आईसी की वजह से इट स्लोप्स डाउनवर्ड. नेगेटिव स्लोप क्यों है? बिकॉज दो गुड्स जो है, द टू गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड. कि मतलब एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड का कंजम्पशन डिक्रीज करना ही पड़ेगा टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो दो गुड्स क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड हो रहे हैं, इसलिए जो स्लोप है वो नेगेटिव हो रहा है, एंड दिस नेगेटिव स्लोप इज लीडिंग टू डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी. द सेकेंड पॉइंट इज आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है ओरिजिन में? बिकॉज इट हैज़ द स्लोप जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. मतलब स्लोप मतलब एम आर एस, एंड एम आर एस इज ऑलवेज डिमिनिशिंग, एंड देयरफॉर द इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. What is MRS? It refers to the rate at which the commodity on the y-axis can be given up to get one additional unit of good on the x-axis. कि the number of bananas which can be given up to gain one additional unit of apple. ठीक है, इसका मतलब हो गया MRS, and MRS always declines. Why MRS always declines? Because of operation of law of diminishing marginal utility. कि जब ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल खाते चले जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल का तो गिरता रहेगा. Because marginal utility of apple goes on decreasing, you are willing to give up less and less of banana for every additional unit of apple, because the value of apple in your mind has now decreased na. Marginal utility has decreased, so you are willing to give up less and less of bananas for every additional unit of apple, है ना. मतलब del y by del x will fall less and less of banana for every additional unit of apple. मतलब स्लोप ऑफ आईसी इज फॉलिंग. व्हाट इज स्लोप ऑफ आईसी? एमआरएस, एंड एमआरएस इज फॉलिंग. फिर हमने पढ़ा था कि हायर आईसी shows a higher level of satisfaction. Why? Because higher ICs always represent larger bundle of goods, and the consumer will always prefer larger bundle of goods. Why? Because of monotonic preference. है ना? Because it gives him more satisfaction. So larger bundle of goods will give consumer higher level of satisfaction, and therefore higher IC represents higher level of satisfaction because it represents larger bundle of goods. ठीक है, एकदम सिंपल. अब इंडिफरेंस कर्व का नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इंडिफरेंस कर्व अगर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब द टू इंडिफरेंट कर्व्स रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. लेकिन इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो टू इंडिफरेंट कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिकॉज ऑफ सिंपल एजम्पशन दैट द कंज्यूमर कंज्यूम्स टू कमोडिटीज. अगर कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा तब आईसी या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस टच कर सकता है. बट द कंज्यूमर, बिकॉज ही कंज्यूम्स टू कमोडिटीज, इफ द indifference curve touches either x axis or y axis, it means that the consumer is consuming a single commodity and the consumption of the second commodity is zero. मतलब if the indifference curve touches x axis मतलब consumption of y is zero. consumption of y क्या है? zero है. मतलब the consumer is consuming only x, which is against the assumption of indifference curve, and therefore the indifference curve cannot touch x axis or y axis. ठीक है, तो आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं. इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद बजट लाइन, और बजट लाइन के बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करके ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे. ओके, थैंक यू.